एवरीवन, मैं प्रकाश खंडेलवाल, जीएस फैकल्टी, दून डिफेंस एकेडमी, देहरादून। बच्चा, आज हम आपके लिए करंट अफेयर्स का सीरीज सेट 46 लेके आए हैं। आपको पता है कि हर वीक हम आपके लिए करंट अफेयर्स का वीडियोस लेके आते हैं। उसी क्रम में ये अगला सेट आपके पास है, सेट 46। इस समय एग्ज़ाम का बहुत कम टाइम बचा है बच्चा, 20 डेज़ आपके बाद एग्ज़ाम्स होने वाले हैं आपके। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अब अपना जितना भी सिलेबस है उसको समेटना शुरू कीजिए। और करंट अफेयर्स एक मेजर पोर्शन है, इसको ध्यान से आप तैयार किए। अभी तक जितने वीडियो हमने आपको कराए हैं, इन सभी वीडियोस को बहुत अच्छे से आप एक बार देख लीजिए। 90% से ज़्यादा सिलेबस आपका इन वीडियो से कंप्लीट हो गया है और आराम से आपको बहुत सारे सवाल आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे इन वीडियोस से। तो ध्यान से करना। अब हम सेट 46 को लेके आए हैं। तो सेट 46 का पहला सवाल आपके पास है, विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मैंग्रोव सेल। अब ध्यान दीजिए, किस राज्य ने मैंग्रोव सेल की स्थापना की घोषणा की है। मैंग्रोव ट्रीज़ के बारे में तो आप सब जानते ही हो कि भारत में सबसे बड़ी मात्रा मैंग्रोव ट्रीज़ की मिलेगी आपको पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल के सुंदरवन डेल्टा क्षेत्रों में। आपको पता है कि मैंग्रोव ट्रीज़ मोस्ट ऑफ पानी के अंदर रहते हैं, ठीक है, और उनकी वुड कभी ख़राब भी नहीं होती जल्दी से, इसलिए बहुत ही अच्छे पेड़ मान जाते हैं। लेकिन आजकल संकट के टाइम पे वो चल ही रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर उनका सरकार के द्वारा प्रोटेक्शन इस लेवल पे हो नहीं पा रहा है, ठीक है। तो मैंग्रोव सेल की स्थापना की है वेस्ट बंगाल ने। क्वेश्चन का आंसर आपका बहुत सिंपल सा है, तो राइट आंसर हो गया सी, वेस्ट बंगाल करके आना, राइट आंसर में सी करके आना, ठीक है बच्चा। और इसके लिए मैंग्रोव के प्रोटेक्शन के लिए एक इंटरनेशनल डे भी सेट किया गया है। तो मैंग्रोव के प्रोटेक्शन के लिए एक डे होगा, इंटरनेशनल डे होगा आपका 26 जुलाई। 26 जुलाई आपका मैंग्रोव को प्रोटेक्ट करने के लिए एक इंटरनेशनल डे बनाया गया है, ध्यान रखना चलना। इंटरनेशनल डे ऑफ मैंग्रोव प्रोटेक्शन या मैंग्रोव कंजर्वेशन, ठीक है। उसके लिए 26 जुलाई मैंग्रोव को बचाने के लिए, मैंग्रोव को प्रोटेक्ट करने के लिए एक डे डिसाइड किया गया है, ठीक है। तो ये आंसर होगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ने मैंग्रोव सेल बनाने की घोषणा की है, ध्यान रख के चलना। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, द चाइल्ड हेल्पलाइन, ठीक है। चाइल्ड हेल्पलाइन की इज बीइंग इंटीग्रेटेड विद विच इमरजेंसी रेस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम ERSS पैन इंडिया नंबर। चाइल्ड हेल्पलाइन को किस आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली ERSS अखिल भारतीय नंबर के साथ एकीकृत किया जा रहा है। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर आपको पता होगा, उसके लिए एक आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली है, उसके द्वारा इसको एकीकृत किया जा रहा है। आपको याद होगा चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 है, ये आपके चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है। अब उनके लिए एक अखिल भारतीय नंबर हम डेवलप कर रहे हैं, आपातकालीन नंबर डेवलप होगा ERSS, ये हमें ध्यान रख के चलना है। ERS का नाम यहाँ पे दे रखा है आप लोगों को, इमरजेंसी रेस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम है ERSS, ठीक है। और इसका नंबर होगा बच्चा 112, तो ये नंबर होगा 112, इसके साथ एकीकृत किया जा रहा है। अच्छा, इसमें ये होगा, अगर आप जैसे 112 डायल करोगे तो इसके लिए रेस्पॉन्स सीधा कंप्यूटर आपको आपकी रिपोर्ट दर्ज कर लेगा, ऑटोमेटिकली काम होगा ये, ठीक है। और बहुत जल्दी, मतलब ये मान के चलिए कि बहुत स्पीडली आपका केस रजिस्टर करके आपको तुरंत सपोर्ट वहाँ पर प्रोवाइड किया जा सकता है, इसलिए 112 के थ्रू वहाँ पर भेजा जा रहा है ये नंबर। और साफ साफ लिखा है इमरजेंसी रेस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम होगा, ठीक है, जो रेस्पॉन्स करेगा इमरजेंसी के अंदर, ये भी आपको ध्यान रख के चलना है। मतलब इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है, 112, तो मतलब ऑटोमेटिकली केस दर्ज होगा, ठीक है। और ऑटोमेटिकली ही आपको, मतलब सरकार जो भी ये फंक्शन सेट किया गया है उसमें क्या है, विद इन मिनट, बहुत जल्दी तुरंत आपकी सहायता के लिए पुलिस या जो भी प्रोटेक्शन पॉइंट है वो वहाँ पे डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। तो ये किया गया है। और वैसे आपको पता होगा चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर ये है 1098, इस पर ध्यान रखना, ये चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है, और उसको 112 के साथ एकीकृत किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, विच कंपनी इज प्रिपेयरिंग टू लॉन्च द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्राइवेट ऑन सैटेलाइट कॉल्ड जुपिटर 3। कौन सी कंपनी दुनिया के सबसे बड़े
निजी स्वामित्व वाले उपग्रह जुपिटर 3 को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। दुनिया का सबसे बड़ा निजी मतलब प्राइवेट ओनरशिप में सबसे बड़ा उपग्रह है जुपिटर 3, उसको लॉन्च करने की तैयारी कौन सी कंपनी कर रही है? इसका राइट आंसर होगा स्पेस एक्स, ये कंपनी कर रही है। ठीक है भाई, स्पेस एक्स इसका राइट आंसर होगा। और आपको पता होगा इस कंपनी के जो फाउंडर हैं वो एलन मस्क है, जानते होंगे आप, उन्होंने ही इस कंपनी को बिल्ड किया है, एलन मस्क। ठीक है, टेस्ला कंपनी के मालिक दुनिया के पहले धनी आदमी भी रह चुके हैं। ठीक है भाई, एलन मस्क का भी ये रैंक आगे पीछे होती रहती है। तो एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स आपका, और दुनिया का सबसे बड़ा प्राइवेट ओनरशिप वाला सैटेलाइट जो है, वर्ल्ड लार्जेस्ट प्राइवेट ऑन सैटेलाइट्स का नाम है जुपिटर 3, उसको लॉन्च किया गया है स्पेस एक्स के द्वारा। ठीक है भाई, ये हमें ध्यान रख के चलना है। इसका फ़ायदा क्या होगा और ये कहाँ से लॉन्च किया, कौन से रॉकेट से लॉन्च किया गया, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके लिए यूज़ किया गया है फाल्कन हैवी रॉकेट का। इसके लिए फाल्कन हैवी रॉकेट का इस्तेमाल किया गया है और इसको लॉन्च किया गया है। बच्चा ध्यान देना, कैनेडी स्पेस सेंटर, और ये पड़ता है आपका फ्लोरिडा। ठीक है, यूएसए। अच्छा, इसको लॉन्च किया गया कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से, और इसके जो मालिक हैं वो है एलन मस्क इस स्पेस एक्स कंपनी के, ये भी आपको पता होगा। ठीक है, और इसके लिए एक बहुत ही हैवी रॉकेट का इस्तेमाल किया गया, फॉल्कन हैवी रॉकेट, क्योंकि ये तो सैटेलाइट है ना बच्चा, और सैटेलाइट को मूव करने के लिए किसी रॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है, तो फॉल्कन हैवी रॉकेट का इस्तेमाल किया गया है और इसको लॉन्च किया गया है कैनेडी स्पेस सेंटर इन फ्लोरिडा से, और एलन मस्क की ये कंपनी है। तो देखना, अगर क्वेश्चन कभी आ जाए आपके लिए कि वर्ल्ड लार्जेस्ट प्राइवेट ऑन सैटेलाइट, तो नाम ये होगा जुपिटर 3। चलिए, तो ये क्वेश्चन पर ध्यान रखना, ये इसके मेन एडिशनल फैक्ट बन जाते हैं। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 4 चेक कर लेते हैं एक बार। ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। द फर्स्ट गुड्स ट्रेन कैरिंग एसेंशियल आइटम्स हैज बीन ऑपरेटेड इन विच स्टेट? क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 को एक बार चेक करेंगे आप। ओके, आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाली पहली मालगाड़ी किस राज्य में संचालित की गई है? अब क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट गुड्स ट्रेन कैरिंग एसेंशियल आइटम्स, आवश्यक सामानों को ले जाने के लिए कौन गाड़ी जो सेट की गई वो किस स्टेट में की गई है? तो आंसर होगा मणिपुर। इसका राइट आंसर है मणिपुर। आपको याद होगा अभी हाल ही मणिपुर में दंगे भड़क गए थे, हिंसा भड़क गई थी, याद है ना आप लोगों को? तो मणिपुर में जो दंगे भड़क गए थे उसके लिए वहाँ पर आवश्यक सामान एसेंशियल गुड्स की कमी हो गई थी। उसके लिए भारत सरकार ने जो ट्रेन चलाई वो आवश्यक सामानों को ले जाने चलाई गई थी, तो इसलिए ये आंसर आपका मणिपुर रहेगा। अभी हाल ही घटना थी ये, ठीक है। और कहाँ से कहाँ चलाई गई, थोड़ा ध्यान रख के चलें इस क्वेश्चन पर। तो इसका राइट आंसर होगा, मैं अभी लिखता हूँ यहाँ पे, कहाँ से कहाँ ये ट्रेन चली थी। खोंगसांग रेलवे स्टेशन ये तो मणिपुर का रहेगा, एट मणिपुर, ठीक है। फ्रॉम गुवाहाटी असम से, असम के गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से खोंगसांग रेलवे स्टेशन मणिपुर के पास ये ट्रेन चलाई गई थी, ये ध्यान रख के चलना है, ठीक है। और अभी हाल ही में मणिपुर में जो दंगे भड़क गए थे उसके लिए ये एसेंशियल आइटम्स के लिए ये ट्रेन चलाई गई है ताकि आवश्यक सामानों की वहाँ पर पूर्ति की जा सके। तो रेलवे स्टेशन पूछेगा तो ध्यान से यहाँ पे देख लीजिए, खोंगसांग रेलवे स्टेशन पड़ेगा आपका मणिपुर के अंदर जो गुवाहाटी में है, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ नाम खोंगसांग, ठीक है। हिंदी वालों आप भी देख के लिख सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द न्यू लोगो ऑफ ट्विटर आफ्टर रिप्लेसिंग द आइकॉनिक बर्ड लोगो। आपको याद होगा एलन मस्क ने ट्विटर का अधिग्रहण किया था, याद है, और अभी हाल ही में उन्होंने जो वहाँ पे जो नीली चिड़िया आप देख पाते हैं, ब्लू जो बर्ड वहाँ पे जो उसका ट्विटर का बड़ा फेमस लोगो था अभी तक, उसको चेंज कर दिया है अल्फ़ाबेट एक्स के माध्यम से। तो अब नया लोगो आ गया है एक्स, आपने देखा भी होगा, अगर कोई लोग आप में स्टूडियो चलाते होंगे तब आपको वहाँ पे ब्लू बर्ड नहीं दिख रहा है, नीली चिड़िया वहाँ पे नहीं दिख रहा होगा अब आपको दिख रहा होगा एक्स। तो ये नया रिप्लेसमेंट हो गया भाई लोगो का, जो कि ट्विटर पे हुआ, ध्यान रखना। और ये काम, इसमें कुछ खास बड़ा एक्शन पॉइंट तो नहीं आएगा, कोई एडिशनल पॉइंट है नहीं। पता है ट्विटर को अभी अधिग्रहण आपने एलन मस्क ने किया था, तो एक्स्ट्रा कोई इसमें पॉइंट हमें दिख नहीं रहा है आपको अलग से बताने के लिए। चलिए अगला पॉइंट देखिए। मोहम्मद यूनुस द नोबल लिटरेट हु वाज सीन इन द न्यूज इज फ्रॉम विच कंट्री। नोबल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस जिन्हें समाचारों में देखा गया किस देश से हैं। अब मोहम्मद यूनुस को नोबल पुरस्कार मिला था, आपको याद होगा, वो किस देश के हैं। मोहम्मद यूनुस का संबंध है बांग्लादेश के साथ, तो राइट आंसर होगा बांग्लादेश। ठीक है, तो आप आंसर लगाइए, सी आंसर लगाना इसका, बांग्लादेश इसका राइट आंसर माना जाएगा। ठीक है, अब ये कौन है भाई मोहम्मद यूनुस। बच्चा ध्यान देना, इन्हें 2006 के अंदर शांति का नोबल पुरस्कार दिया गया था, पीस का नोबल पुरस्कार मिला, नोबल पुरस्कार इन्हें दिया गया। ठीक है, शांति पीस का नोबल पुरस्कार दिया गया था इन्हें 2006 के अंदर। और इनको न्यूज़ में क्यों देखा गया है, क्योंकि इनके ऊपर काफ़ी बड़ा टैक्स निकल रहा है ऐसा माना जाता है, और वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन्हें आदेश दिया गया था कि इतना टैक्स जमा कराइए, और लगभग वो टैक्स था 12 करोड़ टंका। ठीक है, आप जानते होंगे बांग्लादेश की करेंसी का नाम है, 12 करोड़ टंका जमा कराने टैक्स, ये 12 करोड़ टंका टैक्स जमा कराने के लिए इन्हें बोला गया है। और ये इसलिए ही न्यूज़ में है क्योंकि इनको अरेस्ट करने के भी आदेश जारी कर दिए गए हैं, अगर बाई चांस ये इतना टैक्स जमा नहीं करेंगे तो ये अरेस्ट कर लिए जाएंगे। ठीक है, तो मोहम्मद यूनुस इसलिए अपने न्यूज़ में है, जबकि इनको 2006 में शांति का नोबल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, चलो अगला पॉइंट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को भी ध्यान से करना बच्चा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए बन सकता है। इस तरह के सवाल जब न्यूज़ में रहते हैं तो उस तरह के सवाल एग्जाम पूछे जा सकते हैं, इस पर भी ध्यान देना। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, नोट डाउन कर लेना, आराम से स्क्रीनशॉट ले लेना अगर आपको इजी रहता है तो। डॉक्टर थानी अल जयादी द चेयर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज 13 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस इज फ्रॉम विच कंट्री। विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन के अध्यक्ष डॉक्टर थानी अल जयोदी किस देश से आते हैं। अभी हाल ही में क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए कि बताओ, जो अभी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको, WTO। ठीक भाई, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के 13वीं जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस अभी होने वाली है, उसके अध्यक्ष जो बनाए गए हैं मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के, ये अल जयोदी किस देश से बिलोंग करते हैं। तो इनका संबंध होगा UAE के साथ, तो राइट आंसर होगा UAE, ये ध्यान रख के चलना। और ये कॉन्फ्रेंस जो होगी वो फरवरी 2024 में होगी और उसका प्लेस होगा अबू धाबी, ये भी ध्यान रख के चलना। अबू धाबी के अंदर ये कॉन्फ्रेंस होगी, फरवरी 2024 के अंदर WTO की ये मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसके अध्यक्ष ये बनाए गए हैं अल जयोदी। इनका संबंध UAE के साथ होगा। 13वीं मंत्रिमंडलीय कॉन्फ्रेंस अब होने वाली है। टाइम बता दें, मैंने अभी कॉन्फ्रेंस हुई भी नहीं है, तब पहले से अनाउंसमेंट उसका हो चुका है। ठीक है, इस क्वेश्चन का भी आप थोड़ा सा ध्यान रख के चलना। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 8, करमन कौर थांडी इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। करमन कौर थांडी का संबंध किस खेल के साथ है। तो राइट आंसर होगा इसका टेनिस, टेनिस के साथ होगा इसका संबंध, करमन कौर थांडी। ठीक है, ये भारत की टेनिस प्लेयर है, और ध्यान देना इनका क्यों फेमस रही हैं ये, तो बड़ा ध्यान रखना, सानिया मिर्जा के बाद
सानिया मिर्जा के बाद, ठीक है, सानिया मिर्जा के बाद अमेरिका में, सानिया मिर्जा के बाद अमेरिका में प्रो खिताब जीतने वाली, बैडमिंटन टूर्नामेंट है वहां पे, वर्ल्ड 16 टूर्नामेंट का फेमस है वो, खिताब जीतने वाली सानिया मिर्जा के बाद अमेरिका में प्रो खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, इसलिए ये न्यूज में है, करमन कौर थांडी, ठीक है। वर्ल्ड टूर्नामेंट का कोई खिताब है ये जिसको जीता गया है, W16 के नाम से फेमस खिताब है, और सानिया मिर्जा के बाद अमेरिका में प्रो खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला मानी गई हैं आपकी करमन कौर थांडी, ये भी आपको ध्यान रख के चलना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक सवाल आपको समझ में आ गए होंगे बच्चा। क्वेश्चन नंबर 8 तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ध्यान से पढ़ लेना इन क्वेश्चनों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 चेक करिए, देखो, पांगनॉन कोन्याक was seen in the news is a member of parliament from which state? फांगनॉन कोन्याक जिन्हें खबरों में देखा गया था, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संसद सदस्य हैं? आपको बताना है कि किस राज्य से हैं, तो आंसर होगा नागालैंड, राइट आंसर हो गया नागालैंड, जिन्हें खबरों में देखा गया था। क्यों खबरों में, उसके पीछे रीजन बताओ। तो बच्चा ध्यान देना, खबरों में तो इसलिए कि पहली महिला सांसद नागालैंड की जिन्होंने राज्यसभा का, जिनको चेयरपर्सन बनाया गया है, ध्यान रखना। तो मैं यहां पे पॉइंट लिखता हूं, द फर्स्ट फीमेल, the first female representative from Nagaland ठीक है, to assume the position of राज्यसभा चेयरपर्सन। तो पहली महिला सांसद है बच्चा नागालैंड की, जिन्हें राज्यसभा में चेयरपर्सन बनाया गया है, यह आपको ध्यान रख के चलना है। तो पहली महिला सांसद जिनको राज्यसभा का चेयरपर्सन, ठीक है, बनाया गया है, ध्यान रख के चलना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, बड़ा पॉपुलर सवाल बनेगा ये, द फर्स्ट फीमेल रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, नागालैंड। तो इसलिए न्यूज़ में थे, ठीक है, कर पाओगे आराम से, चेक कर लीजिए आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चा, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, महादेवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? यूटी। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है महादेवी वन्य जीव अभ्यारण्य? तो ये पड़ेगा आपके गोवा के अंदर, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा गोवा। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इसको प्रोजेक्ट टाइगर बनाने का प्लान चल रहा है, प्रोजेक्ट टाइगर बनाने का विचार चल रहा है, इसलिए न्यूज़ में, ठीक है भाई। गोवा के अंदर है महादेवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बस इतना ही क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोजेक्ट टाइगर बनाने का विचार चल रहा है सरकार द्वारा, तो ये इसलिए चर्चा में भी है। महादेवी वन्यजीव अभियान बड़ा पॉपुलर सवाल बन सकता है, क्योंकि आपके टॉपिक भी है ज्योग्राफी का नेचुरल वेजिटेशन, और उसका ये सवाल भी बन के आ सकता है,
करंट के साथ जोड़ा गया है। ध्यान रखना करंट वाले सवाल ज्यादातर एग्जाम में आ सकते हैं। अगला पॉइंट देखिए, X-59, ठीक है, ऑल्सो नॉन एज द सन ऑफ कॉनकॉर्ड, इज एन एक्सपेरिमेंटल सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट ऑफ विच कंट्री। X-59 जिसे सन ऑफ कॉनकॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है, किस देश का प्रायोगिक सुपरसोनिक विमान है। X-59 की बात चल रही है, ठीक है, तो इसको डेवलप किया गया है यूएसए के द्वारा, और एक्चुअल में X-59 को लॉन्च किया है नासा ने। ठीक है, आप जानते हो सुपरसोनिक होता है, मोर देन साउंड होता है, आपको सब पता होगा। और अभी हाल ही में बीच में क्या हुआ था, फ्रांस का एक एयरक्राफ्ट था, सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट, जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। तो ऐसा माना जा रहा था कि शायद सुपरसोनिक का एंड हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। सुपरसोनिक को फिर से स्टार्ट किया गया नासा के द्वारा, और X-59 उनका एक सुपरसोनिक है जो कि लॉन्च हो गया है, ध्यान रखना, और यूएसए इसका नाम होगा। तो ये सुपरसोनिक विमान आपका नासा का होगा, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इंडिया इज सेट टू स्टैब्लिश एन इनोवेशन प्लेटफॉर्म, ठीक है, विद विच कंट्री। भारत किस देश के साथ एक इनोवेशन प्लेटफॉर्म स्थापित करने के लिए तैयार है। इनोवेशन प्लेटफॉर्म भारत किस देश के साथ तैयार हो रहा है, तो इसका आंसर होगा स्विट्जरलैंड के साथ भारत एक इनोवेशन प्लेटफॉर्म स्थापित करने के लिए तैयार है। उसका रीज़न है ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पर एक कोरिलेशन डेवलपमेंट क्रिएट किया जाए, ठीक है, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पर्पस पर ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पर एक दोनों देशों का एक संयुक्त डेवलपमेंट हो, इसके लिए ही ये इनोवेशन प्रोग्राम स्थापित किया गया है, ताकि भारत स्विट्जरलैंड के साथ मिलकर ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पर एक आधार कह सकते हैं कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर पाए, ताकि ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जा सके। इस वजह से ये इनोवेशन प्लेटफॉर्म वहाँ पर स्थापित किया जा रहा है दो देशों के बीच में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू स्टडी क्लाइमेट चेंज कुड पोटेंशियली टर्न विच इंडियन स्टेट टू ए वाटर डेफिशिएंट डेजर्ट। एक अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन संभावित रूप से किस भारतीय राज्य को पानी की कमी वाले रेगिस्तान में बदल सकता है। बहुत ही बढ़िया सवाल है बच्चा, ये जानना कि कौन सा ऐसा राज्य हो सकता है जिसके लिए सर्वे किया जा रहा है कि आगे चलकर हो सकता है कि वो पानी की कमी वाला रेगिस्तान बन जाए। तो भैया ये सर्वे हो रहा है पंजाब, आंसर होगा इसका राइट आंसर पंजाब। और ये सर्वे किसने किया है, तो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने किया है, PAU, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा ये प्रोग्राम किया गया है। और उसमें ये कहा गया है कि लगातार वर्षा की जो कमी होती जा रही है, वर्षा की कमी, ठीक है, और सिंचाई में पानी की बढ़ोतरी, ठीक है। अब रिसोर्सेज तो कुछ हो नहीं रहा है वहाँ पर, तो लगातार वर्षा की कमी हो रही है, उस टाइम पानी की लगातार बढ़ोतरी हो रही है, और इस वजह से हो सकता है कि आने वाले टाइम में पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का ये प्रोग्राम है, उन्होंने एक प्रोग्राम मतलब उन्होंने एक अध्ययन किया है, एक स्टडी की है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने। उसने कहा है कि आने वाले टाइम हो सकता है कि पंजाब रेगिस्तान बन जाए, ठीक है भाई। ये एक सिर्फ एक अध्ययन है, ऐसा नहीं कि ऐसा होगा, बट हाँ पॉसिबिलिटी तो है ही कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि हालात कुछ ऐसे हों। लगातार वर्षा की कमी और सिंचाई की पानी की लगातार बढ़ोतरी हो रही है वहाँ पर, तो दिक्कत तो है। इरिगेशंस वाटर की लगातार जो बढ़ोतरी वहाँ देखी जा रही है, लगातार वहाँ पे इंक्रीजमेंट जो देखा जा रहा है, उसकी वजह से ऐसा हो सकता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाइए। विच यूनियन मिनिस्ट्री इज सेट टू लॉन्च आयुष्मान भव प्रोग्राम, शुरू करने तैयार है। विच यूनियन मिनिस्ट्री इज सेट टू लॉन्च आयुष्मान भव प्रोग्राम। अब ये आयुष्मान भव प्रोग्राम को किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च करने की बात की गई, तो आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये इसका राइट आंसर होगा नंबर 1। अच्छा, आयुष्मान भव प्रोग्राम है क्या चीज, ये ध्यान रखना। तो इस कार्यक्रम का मुख्य जो उद्देश्य है, मतलब
मेन जो इसका ऑब्जेक्टिव होगा, मुख्य उद्देश्य क्या होगा, स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाना। ठीक है भाई, इसका मुख्य टारगेट होगा जो हेल्थ की जो स्कीम्स हैं या जो हेल्थ की जो बेनिफिशियल जो पॉइंट होंगे उनको कैसे ग्रो किया जाए, उनको कैसे डेवलप किया जाए, इस प्रोग्राम का ये मुख्य उद्देश्य है। आयुष्मान भव कार्यक्रम, ध्यान रख के चलना, इस पे सवाल बन सकता है। आयुष्मान भव कार्यक्रम क्या है? तो लोगों के स्वास्थ्य को, लोगों की हेल्थ को कैसे बिल्ड किया जाए, कैसा डेवलप किया जाए, उसके लिए प्रोग्राम हो रखा है। का मुख्य उद्देश्य यही है, स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाना, हेल्थ की जो बेनिफिशियल पॉइंट होंगे, जो बेनिफिशियल स्कीम्स होंगी, उनको कैसे ग्रो किया जाए। और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मंत्रालय के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया है। ठीक है, कर पाओगे आराम से, बहुत ही आसान सवाल है, मिनिस्ट्री पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंटरनेट रेमडेसिविर वायरस रिगार्डिंग विच CERT issued an advisory। इंटरनेट रेमडेसिविर वायरस का नाम क्या है जिसके संबंध में CERT ने एक सलाह जारी की है? आपको उस वायरस का नाम बताना है जो कि रेमडेसिविर वायरस माना गया है। मतलब मेनली ये वायरस क्या करेगा इसके बारे में बताना अपन को। ठीक है, तो ये वायरस का नाम है अकीरा। तो ये तो वायरस का नाम हो गया। ठीक है, इसके संबंध में CERT ने एक एडवाइस जारी की है। अब ये वायरस क्या करेगा, इसका मेन टारगेट क्या होगा बच्चा, ध्यान रखना, ये मेलवेयर वायरस है। ठीक है, टारगेट्स क्या होगा इसके, विंडोज एंड लाइनक्स बेस सिस्टम, इसको डिस्ट्रॉय करने की तैयारी करेंगे, विंडोज और लाइनक्स बेस सिस्टम को। और इसका मेन काम होगा पर्सनल इंफॉर्मेशन इससे लीक हो सकती हैं, ये इससे प्रॉब्लम हो सकती है। पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक हो सकती हैं इस वायरस की वजह से। ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। वायरस का नाम है अकीरा और पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक कर सकता है। मेलवेयर टारगेट विंडोज और लाइनक्स बेस सिस्टम को टारगेट बनाएगा। और ध्यान देना, अगर पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है तो हो सकता है कि आपके जो डाटाज आपके मेल पे भी होते हैं, आपको पता है सब। ठीक है, पासबुक्स वगैरह जो भी, ये हो सकता है कि उनको ये डिटेक्ट करे, तो प्रॉब्लम तो कर सकता है ये वायरस। ठीक है, इसके लिए एडवाइस जारी की है। बच्चा आज का सारा काम ऑनलाइन हो चुका है और ऑनलाइन में जितना आपको फ़ायदा है उतने ही नुकसान भी ऑनलाइन आपको पता देता ही है। ठीक है, बट ठीक है, कुछ ना कुछ इसके ऊपर भी कंट्रोल किया जाएगा जब सिस्टम बिल्ड किया गया है तो। पर वायरस जो होते हैं कि आप जानते हैं हैकर्स लगातार एक्टिव हैं और उनको रोकने के लिए कुछ ना कुछ सरकार कोशिश कर ही रही है, तो इसके ऊपर भी कंट्रोल हो जाएगा। तो वायरस का नाम पूछ सकता है अकीरा, तो ध्यान रख के चलना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। ONDC start learning academy for merchant called the ONDC Academy which assistance firm। ONDC ने किसकी सहायता से व्यापारियों के लिए लर्निंग अकादमी शुरू की, जिसे ONDC अकादमी कहा जाता है? किसकी सहायता से की है ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर माना जाएगा ONDC की जो अकादमी है, इसका राइट आंसर बचा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसका राइट आंसर होगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये आपको जानना है। NSE व्यापारियों के लर्निंग अकादमी, ONDC अकादमी। ठीक है, अब ये है क्या चीज़ तो पता ही होगा आप लोगों को। इसमें क्या होगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से ये जो ऑनलाइन ट्रेडिंग जो करते हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग जो मटेरियल्स होते हैं उनके लिए ये एक लर्निंग प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, तो मेनली इसका जो फ़ायदा होगा वो ऑनलाइन लर्निंग में होगा, ऑनलाइन ट्रेडिंग वाले लोगों के लिए होगा। आप जानते हो NSE आपको पता है भारत का स्टॉक एक्सचेंज है ना भाई, तो जो स्टॉक खरीद रहे हैं या जो भी काम कर रहे हैं उनके लिए ये एक सुविधा देगा। ऑनलाइन ट्रेडिंग जो कर रहे हैं उनके लिए फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये ONDC अकादमी शुरू की गई है। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं। वॉज ऑनर विद द लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड इन पुणे। पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। बी इसका राइट आंसर होगा, नरेंद्र मोदी। ठीक है, और इसमें एक चीज जानना, इस प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी 1983 में। ये जो आप देखते हैं लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड की शुरुआत 1983 में हुई। नरेंद्र मोदी को जो भी पुरस्कार राशि मिलेगी, उन्होंने अपनी पुरस्कार राशि नमामि गंगे, आपने सुना होगा नमामि गंगे प्रोग्राम को दान में दे दी। ठीक है भाई, जो भी पुरस्कार राशि मिलेगी उन्होंने उस पुरस्कार राशि को नमामि गंगे प्रोग्राम में दान करने की बात कह दी है। और ये जो लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड है पुणे में, ये स्टार्ट किया गया है 1983 में और ये मिला है नरेंद्र मोदी को। ये आपको ध्यान रख के चलना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट, इसको नोट डाउन कर लीजिए बच्चा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? बहुत ही आसान सवाल। किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास लेने की घोषणा की? तो आंसर होगा स्टुअर्ट ब्रॉड। ठीक है भाई, स्टुअर्ट ब्रॉड ने की घोषणा। और ये आपको पता है ये इंग्लैंड के बहुत तेज पेसर के नाम से फेमस है। इंग्लैंड के पेसर भी है ना भाई। तो इन्होंने घोषणा की है एसेज, जो भी हाल ही में हुआ था एसेज के बाद। ठीक है, जो एसेज सीरीज थी उसके बाद उन्होंने घोषणा कर दी कि मैं संन्यास ले रहा हूँ। और काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है स्टुअर्ट ब्रॉड के नाम पर। ठीक है, और इंग्लैंड के तेज गति के गेंदबाज माने गए हैं। ठीक है, ध्यान रख के चलना। इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में बन सकते हैं। और कोई सवाल यहाँ पे एडिशनल है नहीं। रिकॉर्ड डाटा उठाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि स्टुअर्ट ब्रॉड ने कितने मैच खेले, कितना क्या हुआ, कितने विकेट लिए, इस तरह के सवाल नहीं बनते। आपको सिंपल सवाल दिया गया है कि हाल ही में किस क्रिकेटर ने संन्यास घोषणा की है। हाँ, उसका संबंध पूछ सकता है किस देश के साथ है, या हो सकता है उससे पूछे क्या था, ये स्पिनर था या पेसर था, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19, इच विजिट द G20 एम्पावर समिट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया। भारत की अध्यक्षता में G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? बहुत सिंपल सवाल दिया गया है। आपको याद होगा G20 की पूरे साल के लिए मेज़बानी भारत के पास है। तो अभी हम भारत जो है वो पूरे ईयर के लिए 2023 का जो टाइम चल रहा है उसमें हम पूरे साल G20 की मीटिंगों का आयोजन कर रहे हैं अपने देश के अंदर, और जगह जगह ये आयोजन किया जा रहा है। तो ये एम्पावर शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में होगा? तो इसका आंसर होगा गांधीनगर। गुजरात के गांधीनगर में इसका आयोजन किया जाएगा। और ये क्यों किया गया है, इसके लिए क्या मतलब प्रोसेस क्या है? ये 1 अगस्त 2023 को संपन्न कर दिया गया है ये प्रोग्राम G20 का गांधीनगर के अंदर। और इसमें ना वुमेन्स एम्पावरमेंट की बात की गई है। ठीक है, तो साफ साफ लिखा हुआ है वुमेन्स एम्पावरमेंट की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, महिलाओं का विकास करने के लिए ये मीटिंग चलाई जा रही थी एम्पावरमेंट के रिगार्डिंग। तो वुमेन्स एम्पावरमेंट की बात इस मीटिंग में की गई है और 1 अगस्त 2023 को मीटिंग हुई है। ठीक है, और महिलाओं का विकास होगा तो देश का विकास होगा, ऐसा इस मीटिंग के अंदर जो मेन मकसद रखा गया है वो इसी चीज़ की रखा गया है कि कैसे भी करके महिलाओं को डेवलप किया जाए। ये बात तो सच है, अगर एक परिवार में एक महिला अगर डेवलप होती है तो उससे पूरा परिवार डेवलप हो जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि महिलाओं के ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी होती है परिवार की, बच्चों की। तो अगर बाई चांस उन्हें बिल्ड किया जाएगा, रोज़गार के अवसर उन्हें दिए जाएंगे, उन्हें मौका दिया जाएगा, तो डेफिनेट है कि बहुत डेवलपमेंट देश में हो सकता है। इसके लिए काम होगा। इसमें गांधीनगर में इसकी मीटिंग हो रही है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च द मोबाइल ऐप उल्लास। ठीक है, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, किस केंद्रीय मंत्री ने उल्लास न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम का मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो आपको उस मिनिस्टर्स का नाम बताना है इसने ये किया है। तो राइट आंसर होगा धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा ये लॉन्च हुआ है। ठीक है, मोबाइल ऐप है ये उल्लास के नाम से। इसका मेन काम क्या होगा वो आपको ध्यान रख के चलना है कि उल्लास के थ्रू मेन काम क्या होने वाला है।
हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है, आपको याद होगा 2020 में हमारी एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई थी, ये पता होगा आपको, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपकी बनाई गई थी 2020 के अंदर, उसकी तीसरी वर्षगांठ है, आपको याद होगा 3rd नंबर की उनकी वर्षगांठ चल रही है। उसी प्रोग्राम के चक्कर में ये मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इसका मेन मकसद क्या होगा? बेसिक जो होगा, बेसिक लिटरेसी पे ध्यान रखना चलना। बेसिक लिटरेसी को बिल्ड करना इसका मेन मकसद होगा, ठीक है। तो इस पे फोकस किया गया है बेसिक लिटरेसी पे, ठीक है। उसको बिल्ड करना, उसको डेवलप करना इसका मेन मकसद होगा। सभी लोग नॉर्मल एजुकेशन तो प्राप्त करेंगे ही करेंगे, इस उल्लास ऐप का मेन मकसद ही होगा। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए ये मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है और वाइड स्प्रेड एक्सेस प्रदान करेगा ये बेसिस लिटरेसी के ऊपर, ठीक है। जो आधारभूत जो शिक्षा है, जो हमारी जो साक्षरता है, मेनली जो साक्षरता प्रोग्राम हम करना चाहेंगे, तो हर कोई व्यक्ति पढ़े लिखे, इसके लिए ये मोबाइल ऐप उल्लास काफ़ी काम करेगा। इसमें छोटे छोटे से वर्ड्स आपको मिलेंगे जिसको पढ़ना आप लोगों के लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। इस उल्लास ऐप का मेन मकसद यही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोट डाउन कर लीजिए बच्चा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में बिल्ड हुई थी, उसी के उपलक्ष्य में तीसरी वर्षगांठ पे प्रोग्राम हमने लॉन्च किया है। फिर से क्वेश्चन G20 का आ गया है। G20 अध्यक्षता में थिंक 20 शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया? लगातार हर जगह G20 की मीटिंग चली रही है, पता आप लोगों को। तो G20 की अध्यक्षता में थिंक शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो उस शहर का नाम बताना है जहां पर ये शिखर सम्मेलन आयोजित होगा। तो राइट आंसर होगा मैसूर। कर्नाटक का क्षेत्र है मैसूर, पता होगा आप लोगों को। तो मैसूर में यह शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है और ये आयोजन होगा 31 जुलाई से लेकर 2 अगस्त के बीच में ये शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा मैसूर कर्नाटक के अंदर। G20 का लगातार मीटिंग चल रही है हर किसी मुद्दे पर, चाहे वो महिलाओं के बारे में हो, चाहे वो एजुकेशन के बारे में हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी के बारे में हो, किसी भी पॉइंट पर मीटिंग हो सकती है। तो 31 जुलाई से 2 अगस्त के बीच में यहाँ पे मीटिंग चल रही है। मैसूर इसका क्षेत्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है भाई? विच इज द फर्स्ट इंडियन सिटी टू बी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम? पहले तो ये बताओ कि वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में कितने मेंबर हैं और भारत का कौन सा शहर है जो इसका हिस्सा बन रहा है? तो राइट आंसर होगा बेंगलुरु, ठीक है। इसका राइट आंसर बेंगलुरु होगा। ध्यान रखना, यह वर्ल्ड के टॉप शहरों का एक नेटवर्क है भाई। वर्ल्ड सिटीज कल्चर जो फोरम है, ये दुनिया के टॉप कल्चर रिलेटेड फोरम जो सिटीज हैं उनको बिल्ड किया गया है। बेंगलोर का स्थान इसमें 41वां नंबर होगा, ठीक है। उससे पहले 40 शहर इसमें ऑलरेडी पहले से फिटेड हैं, ठीक है। ये ग्लोबल नेटवर्क है बच्चे, ध्यान रखना, जो आने वाले फ्यूचर्स के अंदर कल्चर को कैसे बिल्ड किया जाए, क्या कैसे डेवलप किया जाए, इसके लिए काम कर रहा है, ठीक है। तो बेंगलोर का नंबर 41वां है, 40 ऑलरेडी पहले से इसमें बिल्ड है। क्वेश्चन बन सकता है, बताओ भारत का कौन सा शहर वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में काउंट होगा? तो बेंगलोर, और कौन से नंबर पर है? तो 41वां शहर है इस फोरम का। ये भी आपको ध्यान रख के चलना है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाओ। व्हाट इज द एनुअल एस्टिमेट ग्रोथ रेट ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन इंडिया? भारत में बाघों की जनसंख्या की वार्षिक अनुमानित वृद्धि दर क्या है? आपको याद होगा दुनिया में भारत अब कह सकते हैं काफ़ी बड़ी संख्या में बाघों का डेवलपमेंट अब इंडिया में है, ठीक है। और कितना परसेंटेज की वो बात कर रहा है? उसका राइट आंसर होगा 6.1%, 6.1% हम ग्रोथ की बात करेंगे टाइगर के रिगार्डिंग, ठीक है। और ऑलमोस्ट हम बात करें 75%, ऑलमोस्ट 75% वर्ल्ड टाइगर पॉपुलेशन हमारे पास है, ठीक है। वर्ल्ड टाइगर
पॉपुलेशन की बात की जाए तो बेटा वर्ल्ड की टोटल टाइगर पॉपुलेशन की 75% इंडिया के पास है, और भारत का मध्य प्रदेश एमपी सबसे बड़ी संख्या पर है इस समय टाइगर की संख्या में, ये भी ध्यान रख के चलना, ठीक है। मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है टाइगर की संख्या के मामले में, और अभी हाल ही में जो रिपोर्ट आई है इसमें 75% पूरे दुनिया के टाइगर भारत के पास है, ठीक है। ये बहुत बड़ा टारगेट हो गया है, ध्यान रख के चलना, और लगातार ये डेवलप होता जा रहा है। आगे देखिए, विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय युगे युगीन भारत किस शहर में बनाया जाएगा? इन सिटी वॉल द वर्ल्ड लार्जेस्ट म्यूजियम युगे युगे भारतम, ठीक है, इज बिल्ड। तो किस शहर में बनाया जाएगा बच्चा वर्ल्ड का लार्जेस्ट म्यूजियम? ये आपको ध्यान रख के चलना है। ये सवाल भी एग्जाम में आ सकता है, बढ़िया सवाल है। इसका राइट आंसर होगा न्यू दिल्ली। ये नई दिल्ली में बनाया जाएगा विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय युगे युगीन भारत, ठीक है। इसमें क्या होगा कि 5000 साल पुराना, 5000 ईयर्स पुराना ये इतिहास दिखाएगा, इतिहास प्रस्तुत करेगा। ये जो संग्रहालय बनाया जाएगा उसमें 5000 साल पुराना इतिहास होगा, और कहते हैं इस संग्रहालय में 900 कमरे होंगे, 900 रूम्स बनाए जाएंगे बच्चा, ठीक है। बहुत बड़ा संग्रहालय बनने वाला है, 900 रूम्स होंगे, 5000 साल पुराना इतिहास ये प्रस्तुत करेगा, ठीक है। चलिए, तो ये है युगे युगीन भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, which state had the highest crime rate against scheduled caste groups in the year 2021? वर्ष 2021 में किस राज्य में अनुसूचित जाति समूह के खिलाफ अपराध दर सबसे अधिक थी? मतलब एससी जो ग्रुप है आपका, एससी जो ग्रुप है उसके खिलाफ सबसे ज़्यादा अपराध दर बता रहा है वो, ठीक है। तो अपराध दर एससी खिलाफ किस राज्य में सबसे ज़्यादा है? तो उसका राइट आंसर बताना है। 2021 की बात कर रहा है, किस राज्य में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश, एमपी इसका राइट आंसर होगा, कि एससी ग्रुप खिलाफ अपराध दर सबसे ज़्यादा थी। और लगभग ये डाटा जो दिया गया वो है 63.6% ये अपराध दर है भाई एससी ग्रुप खिलाफ। सेकंड नंबर पे है राजस्थान, ये सेकंड नंबर पे भाई एससी खिलाफ सबसे अधिक जो क्राइम रेट है वो फर्स्ट पे मध्य प्रदेश और सेकंड पे आपका राजस्थान, इसका राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन पे भी आप थोड़ा ध्यान रख के चलिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, विच रेलवे स्टेशन ऑफ द कंट्री रिसेंटली रिसीव द यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड? देश के किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार प्राप्त हुआ? यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार अभी हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को मिला है? ध्यान रख के चलना। तो इसका राइट आंसर होगा बायकुला, जो रेलवे स्टेशन है महाराष्ट्र का, उसको दिया गया है, ठीक है। यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार, बायकुला नहीं आता, बायकुला महाराष्ट्र है, भायखुला महाराष्ट्र आप बोल सकते हो, ठीक है। ये पुरस्कार नवंबर 2022 में तो घोषित हुआ था, ठीक है। ये पुरस्कार नवंबर 2022 में घोषित किया गया था, और 24 जुलाई को ये पुरस्कार दिया गया है यूनेस्को के द्वारा, ठीक है। और एशिया पैसिफिक अवार्ड है, ये ध्यान रख के चलना, ठीक है। तो ये पुरस्कार क्यों दिया गया है? क्योंकि देखो ये जो स्टेशन आप देख रहे हैं वो 169 वर्ष पुराना रेलवे स्टेशन है, ये जानना। 169 वर्ष पुराना रेलवे स्टेशन, उसका एक कल्चर इतिहास दिखा रहा है, ठीक है। तो 169 वर्ष पुराना रेलवे स्टेशन और बहुत पुराना रेलवे स्टेशन होने के साथ साथ एक कंट्री का कल्चर इतिहास रिप्रेजेंट कर रहा है वहाँ पर, इसी बेसिस को दिया गया है। तो काफ़ी ओल्ड रेलवे स्टेशन माना गया है, ये ध्यान रख के चलना। आगे देखिए, हाल ही में शुरू किए गए बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास
मैन सेबर का मेजबान कौन सा देश है? टलिस्मैन सेबर, ठीक है। तो किस मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है, कौन सा देश इसका मेजबान है? तो राइट आंसर करके आना, ऑस्ट्रेलिया इसका मेजबान होगा। राइट आंसर इसका बी होगा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इसका मेजबान है, ठीक है। ये 22 जुलाई को किया गया है और ये लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज है, लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज है। इसमें आपका ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस आर्म्ड फोर्सेस में भाग लेती हैं। भारत को भी 2023 में आमंत्रित किया जा रहा है इस सैन्य अभ्यास में, टलिस्मैन सेबर में, इसलिए क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस आर्म्ड जो फोर्सेस हैं ये इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। 22 जुलाई को ये प्रोग्राम हुआ है, ठीक है। लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज के रूप में फेमस है। भारत को 2023 में इसमें आमंत्रित किया गया है, ठीक है भाई। चलिए, तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए एग्जाम में, टलिस्मैन सेबर का मेजबान कौन होगा, क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट 28, आईसीसी आचार संहिता के उल्लंघन के लिए किस क्रिकेटर को निलंबन मिला? भी पता होगा, बड़ा फेमस रहा था न्यूज़ में, ठीक है। और उसका रीज़न पता होगा, क्रिकेट मतलब उन्होंने जैसे वो आउट हुए तो उन्होंने अपना बल्ला स्टंप को मार दिया था, ठीक है। उसके बाद उन्होंने जो कप्तान थी एंट्री इसकी, बांग्लादेश जो कप्तान थी उसको धक्का भी दिया था, ठीक है। तो ये हरप्रीत कौर होगा भाई आंसर, ठीक है। इसका राइट आंसर बी होगा बच्चा। और उन्हें 2 मैचों के लिए, 2 मैच के लिए, उन्हें 2 मैचों के लिए निलंबित कर दिया गया है, निलंबित कर दिया गया, ठीक है। और ये भी ध्यान रख के चलना बच्चा कि वो ऐसा आईसीसी का उल्लंघन जो है ना, ये पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है आईसीसी का उल्लंघन करने वाली, पहली भारतीय महिला क्रिकेटर, ठीक है, जिन्होंने आईसीसी के नियमों का उल्लंघन किया है, ठीक है। बांग्लादेश के खिलाफ ये मैच चला था, इसमें ये सारा काम हुआ था। तो 2 मैचों का इनको मिल गया है निलंबन, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाइए। विच स्टेट रिसेंटली ओपन द फर्स्ट वाटर एटीएम? किस राज्य ने पहला वाटर एटीएम खोला है? तो आंसर होगा दिल्ली। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन क्या है इसमें, वाटर एटीएम में आपको एक एटीएम कार्ड मिलेगा बच्चा, और उसके माध्यम से हर व्यक्ति को 20 लीटर पानी मिल पाएगा। उसका जो भी रकम होगी उस आपके एटीएम के थ्रू कट जाएगी। मतलब ये साफ है कि जो वाटर सप्लाई के जो टैंकर्स हैं उनकी आफत खत्म हो जाएगी इस एटीएम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो वाटर टैंकरों की दिक्कत को दूर करने के लिए वाटर एटीएम बिल्ड किया अभी हाल ही में दिल्ली सरकार ने। तो हर व्यक्ति को 20 लीटर पानी यहाँ पर मिल पाएगा, ध्यान रख के चलना। सही आंसर सवाल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है आपके लिए अब। इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर कॉम्प्लेक्स भारत मंडपन बोलते हैं, वॉज इनोग्रेटेड इन विच इंडियन सिटी? अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर परिसर भारत मदपन है, ये मंडपन है भाई, मंडपन होगा ये, ठीक है, का उद्घाटन किस भारतीय शहर में किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा किस शहर में किया गया है, तो आंसर होगा नई दिल्ली। एक्चुअल में ये है क्या चीज, अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर परिसर। देखो, ट्रेड जो भारत का ट्रेड होता है वो दिल्ली के प्रगति मैदान, याद होगा आप लोगों को, दिल्ली के प्रगति मैदान में जाकर उनका आयोजन किया जाता है। वर्ल्ड ट्रेड जितनी भी आपकी जो एग्जीबिशन कह सकते हैं कि जितने भी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं ट्रेड के रिगार्डिंग, और जो मीटिंग्स वगैरह होती हैं या हम कह सकते हैं जो कि सेमिनार टाइप की जो होती हैं, उन सबको हम वहाँ पर बिल्ड कर पा रहे थे प्रगति मैदान। वहाँ पर एक नया सेंटर खोला गया है, सेंटर कॉम्प्लेक्स भारत मंडपम के नाम से। तो ये बहुत डेवलपमेंट दिख रहा है, वहाँ पर एक बड़ा सा सेंटर खोला गया। अब जितना भी डेवलपमेंट वहाँ ट्रेड के रिगार्डिंग होगा वो बस इसी जगह पे होगा, ध्यान रखना। और मेनली G20 कंट्रीज़ को सपोर्ट करने के लिए है ये,
एग्जीबिशंस हम लगा पाएंगे वहाँ पर ही ध्यान रखना, ठीक है। तो G20 कंट्रीज़ के जो देश हैं वो अपने एग्जीबिशंस अगर वहाँ लगाना चाहें इस जगह पर ट्रेड के रिगार्डिंग, तो प्रगति मैदान जो था उसमें अभी नॉर्मल सेंटर था, अब ये बनाया गया है सेंटर कॉम्प्लेक्स भारत मंडपम के नाम से एक नई बिल्डिंग वहाँ बनाई गई है, जहाँ पे आप देख पाएंगे उस बिल्डिंग में। और G20 कंट्रीज़ को जो भी वहाँ अपनी प्रदर्शनियाँ लगाना चाहे, एग्जीबिशन जो वहाँ लगाना चाहे, उनके लिए सपोर्ट करेगा, ये आपको ध्यान रख के चलना है। तो जितने भी सवाल अभी आपके लिए हो बच्चा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं, आपने अच्छे से समझ भी लिया होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ध्यान से पढ़िए, ठीक है बच्चा। गुड लक, बाय बच्चों। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.